श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के शिवाजी संभाग में निर्माण में जाने वाले गांधी नाम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रीय भक्त श्री काशीनाथ त्रिवेदी की स्मृति में व्याख्यान आयोजन किया गया, जिसका विषय 50 साल का सफर और बदलते हुए सत्य पर देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक श्री श्रवण गर्ग ने अपने बेबाक विचार व्यक्त किए। उन्होंने दादा को बड़े आदर से याद करते हुए उनके सिद्धांतों विचारों के साथ कुछ पत्र भी पढ़े जो उनके पास धरोहर के रूप में अभी भी हैं। श्री श्रवण गर्ग ने कहा कि अब हमने बोलना बंद कर दिया है, चुप रहना अपनी आदत बना चुके हैं। तीर्थ स्थलों पर अब पालकी और बैसाखियां बढ़ती जा रही है। वे नहीं चाहते हैं कि लोग खड़े हो सके। प्रजातंत्र खत्म होने पर क्या व्यवस्था होगी, इस पर लोग चर्चा ही नहीं करते। अब हम चट्टानों की तरह मौन हो गए हैं, जहां सत्य की आवाज लौटकर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वहां पर बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं आवाज देने की, विशेष सभी तमाशबीन होते हैं, वही स्थिति देश की है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमारे शहर का वैचारिक गुल्लक खाली हो गया है। हम उन्हें भूल चुके हैं जो हमारी धरोहर रहे। अब यह शहर पोहा और जलेबी का हो गया है। समापन पर उन्होंने आग्रह किया कि लोगों को समय पर बोलना चाहिए, मौन रहना खतरनाक होता है। अतिथि का स्वागत डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी एवं अरविंद जवलेकर ने किया। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी चिंतक श्री अनिल त्रिवेदी ने किया तथा अंत में आभार कबीर जन विकास समूह के डॉक्टर सुरेश पटेल ने माना। कार्यक्रम के शहर के प्रबुद्ध जन साहित्यकार उपस्थित थे। कि हम सब लोग पिछले 50 या उससे अधिक वर्षों से इस देश में जी रहे हैं और देखते देखते हम लोग शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा आज़ादी के फौरन बाद में साले गुरु जी, विनोबा भावे, इन सब के साथ 29 महीना तक नागपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद रहे। ये व्याख्यान जो है ये उसी यात्रा का परिणाम है जो दादा से प्रारंभ हुई। नर्मदा की लड़ाई चल रही, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। हमने कभी सोचा नहीं कि मध्य प्रदेश का गांधीवादी, गांधी का भक्त इन बांधों का विरोध करता है और जिन लोगों ने दादा काशीनाथ जी के साथ काम किया वे गांधीवादी, गुजरात के गांधीवादी सरदार सरोवर बांध का समर्थन करते हैं। एक अद्भुत सा विरोधाभास हमारी जिंदगी में आ गया है कि हम वास्तव में क्या हैं किसी को पता ही नहीं। हम लोग अब कुछ कहते नहीं, चुप हो गए हैं। एक पता नहीं, एक अज्ञात डर हम लोगों के बीच में रिस रहा है धीरे धीरे। जैसे दीवारों में बरसात के समय या वैसे ठंड में एक ठंडक सी रिसने लगती है पुरानी दीवारों में ज्यादा, वैसा कुछ हमारे शरीरों में हो गया कि हम लोगों में शरीरों ने हरकत करना बंद कर दिया है। चट्टान या बिंदु को ही सुनाई पड़ने वाला है और वहीं से टकराकर लौट भी रहा है। यह सत्य नहीं है। इको पॉइंट के सामने खड़े होकर साहस के साथ बोला गया शब्द उस चट्टान या बिंदु तक सीधे नहीं पहुंच जाता। वह अपनी यात्रा के दौरान एक अंधेरी खाई, छोटी बड़ी चट्टानों, अनेक ज्ञात अज्ञात जल स्रोतों, झाड़ियों, वृक्षों, पशु पक्षियों यानी कि ब्रह्मांड के हर तरह से परिपूर्ण छोटे से छोटे अंश में गुंजायमान होता है और ऐसा ही वापस टकराकर लौटने वाले शब्द के साथ भी होता है। आज तमाम नागरिक अपने शासकों, प्रशासकों और सत्ताओं के इको पॉइंट्स के सामने खड़े हुए हैं। गाइड्स उन्हें कह रहे हैं कि जरा जोर से आवाज लगाइए। आपकी बात इन मानवीय चट्टानों तक पहुंचेगी और लौटकर आएगी भी, यह बताने के लिए कि आपके द्वारा बोला गया शब्द सही जगह पहुंच गया है।
पर बहुत कम लोग इस तरह के इको पॉइंट्स के सामने खड़े होकर अपने मन की बात बोलने की हिम्मत दिखा पाते हैं। अधिकांश तो तमाशबीनों की तरह चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते और देखते रहते हैं। वे न तो बोले जाने वाले या फिर टकरा कर लौटने वाले शब्द के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वे मानकर चलते हैं कि बोला हुआ शब्द गुंगी और निर्मम चट्टानों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, और पहुंच भी गया तो शत विक्षत हालत में वापस लौटेगा। यह अर्ध सत्य है। सच तो यह है कि साहस करके कुछ भी बोलते रहना अब जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भी चट्टानों की तरह क्रूर, निर्मम और बहरे हो जाएंगे। दूसरे का या अपना ही बोला हुआ शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा। बोला जाना इसलिए जरूरी है कि इको पॉइंट्स हमारी प्रार्थनाओं के शब्दों को अपनी प्रतिक्रिया के साथ वापस लौटाने वाली चट्टानों के बीच एक बड़ा सजीव संसार भी उपस्थित है। यह संसार हरदम प्रतीक्षा में रहता है कोई कुछ तो बोले। संसार में एक बहुत बड़ी आबादी बसती है जिसमें वे कई असहाय लोग होते हैं जिन्हें कि पता ही नहीं है कि कुछ बोला भी जा सकता है। चट्टानों को भी सुनाया जा सकता है। बोले गए शब्द की प्रतिध्वनि से संगीत का रोमांच भी उत्पन्न हो सकता है। खंडित हो जाए यह भी कम नहीं कि वह कहीं जाकर टकरा तो रहा है, वहां कोई कंपन तो पैदा कर रहा है। अगर हम खुद ही एक चट्टान बन गए हैं तो शुरुआत कभी खुद के, जिन्हें लोगों के इस तरह के चले जाने, एक व्यक्ति, एक शहर, एक राज्य, एक देश की आबादी के नक्शे से गायब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सत्ताओं के द्वारा ही खड़े नहीं किए जाते, नागरिक भी इस काम में तानाशाही प्रवृत्तियों की मदद करते हैं। नागरिकों को पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है। मसलन हवाई अड्डों पर ऐसे कई नागरिक मिल जाएंगे जो चलने फिरने में सक्षम होते हुए भी व्हील चेयर की मांग करते हैं। रेलवे स्टेशन पर छोटा सा सामान उठाने के लिए भी एक कुली लगता है। तीर्थ स्थलों पर पालकी की जरूरत बढ़ रही है। ये सब बैसाखियां हैं। तानाशाही की तरफ बढ़ती सरकारें वे चाहती नहीं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नागरिकों के लिए इन सब सुविधाओं में वृद्धि करती जा रही है। नागरिकों का मुफ्त का नाच भी इसमें शामिल है। मनरेगा जैसा रोजगार भी इसमें शामिल है। जब नागरिक जो काम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, प्रजातंत्र खत्म होने लगता है, तानाशाही आने लगती है। एक स्थिति के बाद लोग इतने अपाहिज हो जाते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन या तानाशाही से लड़ने के लिए भी दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं कि इतनी गड़बड़ चल रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। वे यह भी नहीं बताते कि व्यवस्था को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए दूसरों को इसके लिए क्या करना चाहिए। वे जानकारी देते हैं कि पहले के समय में चीजें कितनी ठीक थी। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी जरूरतों के लिए लोग दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसीलिए प्रजातंत्र कायम है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में चीजें इसीलिए ठीक ठाक हैं। और एक शानदार परिवार जिसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के लिए समर्पित कर दिया, उसकी मिसाल करुणाकर जी, अनिल भाई, अरुण भाई, कोमुद जी तो अब है नहीं। इन सब से हमारे संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। हमारे देश के स्वाधीनता सेनानी
और मध्य भारत के पहले शिक्षा मंत्री और बाल शिक्षा शास्त्री, साहित्य वाचस्पति और नर्मदा आंदोलन को प्रारंभ करने वाले काशीनाथ जी त्रिवेदी का 117वां जन्मदिन। उनका देहावसान 26 जून 96 को हुआ था। उसके बाद से लगातार कई वर्षों तक उनकी स्मृति में व्याख्यान करते रहे, पर पिछले 4-5 वर्षों में हम लोग कोरोना और दूसरे कारणों से वो नहीं कर सके। तो उस वैचारिक आयोजन को हमने इस वर्ष हिंदी साहित्य समिति, कबीर जन विवाह समूह और त्रिवेदी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आज ये आयोजन किया। आज देश और दुनिया में मनुष्य की जो हालत है, मनुष्य को संख्या बढ़ रही है, मनुष्य भीड़ बन रहा है ना, सोच नहीं पा रहा है। पर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हमारे इस देश और दुनिया में ऐसे ऐसे तेजस्वी और यशस्वी लोग हुए थे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे पुरखों की उस विरासत को आज की दुनिया को, आज के नौजवानों को, आज के समाज को, जो कभी कभी लगता है कि अपना भला बुरा सोचने में भी समर्थ नहीं है और सब भागे जा रहे है ना। जैसे शहर ही है, शहर को बड़ा बनाना ये महत्वपूर्ण है या शहर को व्यवस्थित बनाना ये महत्वपूर्ण है। केवल आजीविका में ही 24 घंटे लगे रहना या घर के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, नदी के बारे में, प्राणियों के बारे में सोचना, ये मनुष्य का पहला धर्म है। हमारे पिता महात्मा गांधी के साथ उनके आश्रम रहे काशीनाथ जी त्रिवेदी। हमारी माँ भी स्वाधीनता सेनानी रही, वो पिताजी से पहले जेल में गई। एक महिला जो दूसरी तीसरी पास है, गर्भवती होते हुए भी सत्याग्रह करने की हिम्मत करती है और जेल में जाती है। तो ये बापू की तेजस्विता थी कि लोगों में इतनी ताकत वो पैदा कर देते थे। आज हमारी संख्या तो बहुत हो गई पर हमारी ताकत कम हो गई। तो ये आयोजन इसीलिए है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें और अपनी पत्रकारिता, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, हिंदी नवजीवन के सह संपादक थे, कई हिंदुस्तान की पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिया। पर वो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता, वो माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता, वो फिर से हमारे समाज में कैसे एजेंडा पे आए, ये पृष्ठभूमि के साथ ये व्याख्यान आज हमने आयोजित किया। आप सब लोग, मैं अनिल त्रिवेदी